ठीक है प्यारे बच्चों, अभी दूसरी क्लास लेते हैं। इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी हमने समझा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी लिविंग्स होने के लिए कम से कम 10 शर्तें ऐसी होनी चाहिए जो हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी बॉडी सजीव है। अगली शर्त समझते हैं, क्या होगी अगली शर्त। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चे, दूसरी शर्त हम लेते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है प्यारे बच्चे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। इसको ध्यान से समझेंगे। कोई भी एक सेल होती है, एक सेल हो गई, इसके सेल के बाहर में जो भी एक आउटर लेयर होती है, ये एक आउटर लेयर जो होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? यानी कोशिका झिल्ली होती है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो भी पार्ट होता है वो सभी का सभी क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। ये क्या प्यारे बच्चे? ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और कोशिका के झिल्ली के अंदर वाला पार्ट, यानी यहां आप लिख सकते हो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर का भाग, यानी आप बोलोगे कि जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो आप बताओगे सर जी जो जीव द्रव्य होता है, जो सेल मेम्ब्रेन प्यारे बच्चे दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट दिखेगा उसको आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म बोलोगे, यानी जीव द्रव्य बोलोगे। क्या होता है इसमें? जीव द्रव्य के अंदर एक सेल बना ली हमने, इसके आउटर लेयर में एक सेल मेम्ब्रेन बना ली। जो सेल के बीचों बीच में होता है प्यारे बच्चे, ये क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल के बीचों बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, NULE। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? ये हो जाएगा केंद्रक। अब इस केंद्रक के चारों तरफ भी एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। समझ में आ रही है सभी को बात? केंद्रक झिल्ली। ठीक है। अब एक केंद्रक झिल्ली के बाहर एक गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है। केंद्रक झिल्ली के बाहर में एक गाढ़ा सा पदार्थ भरा रहता है। मैं कलर ले लेता हूँ। ये गाढ़ा पदार्थ मैंने बना लिया। ये गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है। और इस गाढ़े पदार्थ को क्या बोलते हो प्यारे बच्चे? ये जो गाढ़ा सा पदार्थ है, ये गाढ़े पदार्थ को आप क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। गाढ़े पदार्थ को क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। ठीक है। यानी क्या बोलते हो? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, इस गाढ़े से पदार्थ को क्या बोलोगे? कोशिका द्रव्य। और इसी गाढ़े से पदार्थ में क्या होता है प्यारे बच्चे? इसी गाढ़े से पदार्थ में यहाँ क्या हो जाता है? कोई माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलेगा, यहाँ पे कोई तरीके से कोई राइबोसोम मिलेगा, यहाँ पे कोई इस तरीके से लाइसोसोम मिलेगा, या यहाँ पे कोई इस तरीके से आपने प्लास्टिड मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। ये मैं अलग निकाले, देखो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको रेड वाला नहीं समझ लेना, ये तो साइटोप्लाज्म है। ये ग्रीन वाला जो है ये क्या प्यारा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश हिंदी में भी सेम ही नाम है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। हिंदी में फिर भी मैं लिखे दे रहा हूँ, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे चीज़ों को सेल वाले चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बेसिक समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलेगा कहीं, ये जो है ये क्या है प्यारे बच्चे? ये राइबोसोम है। तो कहीं क्या मिलेगा आपने? राइबोसोम मिलेगा। ये कहीं क्या मिलेगा आपने? लाइसोसोम मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा। और कहीं क्या मिलेगा आपने? प्लास्टिड मिलेगा। प्लास्टिड बोले तो क्या होता है? प्लास्टिड बोले तो ये होता है प्यारे बच्चे लवक। क्या होता है? सबक होता है। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब ये सारी की सारी चीजें किस में आ रही हैं प्यारे बच्चे? ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और इतनी सारी चीजें जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ रही हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म। बात आई समझ में? एक एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे होती है, किन चीजों से मिलकर होती है? तो प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन आप तीन चीजों से मिलकर बताओगे। प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन जो बताओगे आप तीन चीजों से मिलकर बताओगे। सबसे पहले क्या होता है, ये एक बात ध्यान से, सब फॉर्मेशन में बताऊंगा उससे पहले एक चीज समझोगे। इसमें दो चीजें हैं। जो भी ये पार्ट होता है लिक्विड वाला जो पार्ट है, जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या बच्चे, इसमें साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर एक चीज और है इसमें लिक्विड वाला पार्ट, वो क्या है लिक्विड वाला पार्ट, यहाँ देख लो। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये जो एक ब्लू ब्लू कलर का आपने चमक रहा है, ये इसके अंदर, ये भी क्या है, एक लिक्विड वाला पार्ट है। और इस लिक्विड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चे, ये किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज होगी उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो चीज लिक्विड में उसको प्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर वाले जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या ये ब्लू कलर चमक रहा है आपने? अगर नहीं चमक रहा है मैं हिंदी में लिख देता हूँ। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। अब यहां से जो प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन है वो समझ लेंगे कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो किन चीजों से मिलकर बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले किससे मिलकर बनता है प्यारे बच्चे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड वाला पार्ट है। दूसरा हम इसमें ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा हम इसमें ले लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। यानी सेल ऑर्गेनेलीज मतलब कोशिकांग बोल देंगे आप। तो हिंदी में क्या बोल देंगे प्यारे बच्चे, कोशिकांग। कोशिकांग मतलब क्या हो जाएगा, वो अंग जो कोशिका में होते हैं उनको क्या बोलेंगे, कोशिकांग। लेकिन लिक्विड नहीं, सॉलिड पार्ट होता है ये। कोशिकांग किसका होता है, सॉलिड पार्ट होता है। जैसे यहाँ से देखोगे साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, एक द्रव्य हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। ये क्या है इसके अंदर। तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म हमने एक जगह ले लिया। और बाकी का जो भी पार्ट बचा हुआ है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो राइबोसोम है, चाहे वो लाइसोसोम है, चाहे वो प्लास्टिड है, चाहे वो इसके अंदर और भी कुछ भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जो भी हार्ड पार्ट में आता है, जो भी सॉलिड पार्ट में आता है, वो सारे के सारे क्या कहलाती हैं बच्चे, सेल ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं। वे सारे के सारे कोशिकांग कहलाते हैं। तो यहाँ से तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है प्रोटोप्लाज्म प्यारे बच्चे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनता है। अगर आपसे दो सिचुएशन में पूछे तो आप क्या बताओगे, दो सिचुएशन में क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जी एक तो लिक्विड पार्ट से बनता है या फिर सॉलिड पार्ट से बनता है। एक तो लिक्विड पार्ट से, द्रव्य से बनेगा, या फिर ठोस से बनेगा। लिक्विड पार्ट कौन से हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे। इसके सॉलिड पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये जो चीजें होती है ये किस में आती हैं, सारी की सारी प्रोटोप्लाज्म में। यानी कोई भी जीव अगर वो लिविंग्स है तो उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म की प्रोसेस जरूर होगी। ये बात समझ में आई बच्चे? ये दूसरी शर्त है। और अब हम इसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चे तीसरी शर्त पर। और तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए, तीसरी शर्त होनी चाहिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, चयापचय। क्या बोलते हैं, चयापचय। मैं हिंदी में ढंग से लिख दे रहा हूँ, चयापचय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चयापचय। क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म, बहुत से डॉक्टर बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ रहा है, ऐसे खाया करो, वैसे खाया करो, ऐसे रहा करो, वैसे रहा करो। क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म, समझेंगे ध्यान से। मेटाबॉलिज्म होता है प्यारे बच्चे, जो भी हम खाते पीते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हम बड़े पार्टिकल में खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम छोटे पार्टिकल में। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती रहती हैं, जितनी भी विटल रिएक्शन होती रहती हैं, यानी छोटे पार्टों का बड़े पार्टों में टूटना, बड़े पार्टों का छोटे पार्टों में टूटना, इस तरीके से उनमें कुछ एनर्जी कभी देनी पड़ती है, कभी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके की जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी किस में कहलाती हैं, चयापचय में। और एक दिन के अंदर, यानी आप यहां से बोलोगे एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर
होने वाली सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन, एक दिन के अंदर होने वाली सभी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ही क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? चयापचय बोलते हैं। एक दिन के अंदर होने वाली सभी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को, सभी विटल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म में होता क्या है? दो तरीके से होता है मेटाबॉलिज्म। कितने तरीके से? दो तरीके से होता है। कैसे? आप बोलोगे या तो सर ये होगा एनाबॉलिज्म। क्या होगा? एनाबॉलिज्म। या फिर होगा ये कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी बोलोगे उपचय। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? उपचय। या फिर बोलोगे अपचय। क्या बोलोगे? अपचय, उपचय या अपचय। अब देखोगे एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। यहां से देखोगे एनाबॉलिज्म, जब छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकलों को जब एक किसी बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, बड़े पार्टिकल में ढाला जाए, तो वहां हमें क्या देना होगा प्यारे बच्चे? कुछ एनर्जी देनी होती है। क्या देनी हो भाई? छोटे छोटे पार्टिकल है, उनको बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो हमें साथ में कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर क्या बनता है? हमारा एक बड़ा पार्टिकल बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का बनना, ये इसमें जो भी ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? एनाबॉलिक रिएक्शन। और इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म बोलेंगे। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें थोड़ी एनर्जी देने के बाद में बड़े मॉलिक्यूल का बनना, ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन कहलाएगी प्यारे बच्चे? एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगी। और ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म बोलेंगे। मैं बहुत सारी चीजें लिख नहीं रहा हूँ प्यारे बच्चे, अगर आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, तो जो मैं लिख रहा हूँ वीडियो पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उस तरीके से आपने तैयारी करनी है। तो अभी आपको समझ में आया होगा एनाबॉलिज्म क्या होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल का एनर्जी देकर किसी बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाने की जो क्रिया होती है, उसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एनाबॉलिज्म यानी उपचय बोलते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बनना। प्रोटीन कैसे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन में। कैसे होते हैं प्यारे बच्चे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल। और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। और इस अमीनो एसिड में क्या दिया जाता है? एनर्जी दी जाती है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। और उसी बड़े मॉलिक्यूल को क्या बोलते हो? प्रोटीन। क्या बोलते हो? प्रोटीन। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन को अगर तोड़ा जाए तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को जोड़ा जाए, बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाए, तो क्या बनेगा? प्रोटीन। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहां से देखोगे प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या पूछेगा आपसे? बोलेगा प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या किसको बताओगे प्यारे बच्चे? अमीनो एसिड को बताओगे। ये बात समझ में आई आपको? तो ये जो रिएक्शन है एनाबॉलिज्म है, ये उपचय प्रक्रिया है। दूसरी बात, यहां से एक दूसरी बात समझेंगे हम, अपचय प्रक्रिया क्या है फिर? कैटाबॉलिज्म क्या है? तो कैटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा। यहाँ कोई बड़ा मॉलिक्यूल है हमारे पास में, यहाँ तो एनर्जी देनी होती है, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। किसी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, कन्वर्ट होना, ये क्या कैसी प्रक्रिया होती है? ये प्रक्रिया जो होती है, ये जो रिएक्शन होती है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। और इसी पूरी प्रोसेस को, इसी पूरी प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे? कैटाबॉलिज्म बोलोगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये हमने क्या लिख दिया? कैटाबॉलिज्म। यहाँ एनर्जी क्या होती है? रिलीज। यहाँ क्या होता है प्यारे बच्चे? एनर्जी रिलीज है। ओके, दोनों बातें समझ में? जैसे मैं मान लेता हूँ डाइजेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने। डाइजेशन, डाइजेशन यानी पाचन, यानी पाचन। आप
बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल खाते हो, कई बार तो एक रोटी में से दो ही टूक बनाते हैं, तो बड़ा मॉलिक्यूल खा लिया आपने, बड़े बड़े पार्टिकल खा लिए। अब यहाँ से बड़ा पार्टिकल खा लिया, जब ये बड़ा पार्टिकल खा लिया तो इसको क्या करना है, अपने छोटे छोटे चीजों में क्या करना है, तोड़ना है। मुंह से चबाओगे, निगलोगे, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, दांतों से बारीक तरीके से चबाओगे, तो यहाँ से क्या होगा, खाना खाओगे, एनर्जी मिलती है नहीं मिलती है, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना कैसी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी कैसी प्रक्रिया है, अपचय प्रक्रिया है। ये तीसरी शर्त हमारी लागू हो जाती है किसी जीव का लिविंग्स होने के लिए, सजीव होने के लिए। अगली बात प्यारे बच्चे हम करते हैं, चौथी बात जो हम करते हैं वो होता है प्यारे बच्चे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। कोई भी जीव अगर वो लिविंग्स है तो पोषण जरूर करता होगा, यानी वो अपना भोजन जरूर बनाता होगा, या तो वो स्वयं पोषी होगा, यानी वो या तो कैसा होगा प्यारे बच्चों, स्वपोषी, या फिर कैसा होगा, परपोषी। कैसा होगा, परपोषी। स्वपोषी होगा तो मतलब अपना भोजन क्या बनाएगा, खुद बनाएगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। और परपोषी होगा तो यानी दूसरे पर डिपेंड होगा, दूसरे पर डिपेंड होगा। जैसे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, नेचुरल चीज है, कहीं जाना नहीं पड़ता। इंसान क्या, एनिमल क्या, हम लोग क्या हैं, हम लोग किस में आते हैं, परपोषी में। हम लोग दूसरे पर डिपेंड हैं, बना तो हम भी ये लेते हैं, अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, लेकिन स्रोत दूसरे होते हैं। तो हम कैसी कैटेगरी में आएंगे, एनिमल कैटेगरी में आएंगे, और हम कैसे हैं, परपोषी हैं। भोजन दूसरे पर डिपेंड करते हैं, बनाते खुद ही हैं, लेकिन स्रोत दूसरे होते हैं। यहाँ क्या है, स्रोत अपने हैं, खुद है, नेचुरल चीज है। आगे मैं बताऊंगा पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, और वो नेचुरल बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल चीज है, ये आर्टिफिशियल है, ये अपना खुद भी बनाना आपको पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी चौथी शर्त लागू हो जाती है। नंबर 5, नंबर 5 पे, अगर वो न्यूट्रिशन करता है तो प्यारे बच्चे वो डाइजेशन भी करता होगा, डाइजेशन भी करता होगा, यानी पाचन भी करता होगा। तो पांचवी शर्त क्या लागू हो जाती है हमारी, पाचन। और पाचन क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटना ही कैसी प्रक्रिया होती है, डाइजेशन। एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डाइजेशन बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 6 पे हमारी जो शर्त लागू हो जाती है, तो दूसरी छठी शर्त क्या लागू हो जाती है, अगर वो पोषण लेता है, अगर वो खाता है तो पचाएगा, और पचाएगा तो क्या लेगा भैया, वो रेस्पिरेट भी करेगा, यानी उसमें रेस्पिरेट सिस्टम भी होगा, रेस्पिरेट सिस्टम। यानी इसको आप रेस्पिरेट सिस्टम नहीं लिख के रेस्पिरेशन लिख लो सब खाली, रेस्पिरेशन, यानी वो श्वास भी लेता होगा, यानी वो क्या करता होगा प्यारे बच्चे, वो श्वास भी लेता होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, छठी, और छठी शर्त बोलेंगे। सातवीं शर्त, ये मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा प्यारे बच्चे, टेंशन ना लो, ऐसा नहीं कि भाई अपना एक एक लाइन में खत्म कर दे रहे, केवल मैं शर्त बता रहा हूँ, अभी इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। आपने डाइजेशन करता है तो रेस्पिरेशन करता होगा, और रेस्पिरेशन अगर वो करता है तो क्या प्यारे बच्चे, एक्सक्रिएशन भी करता होगा। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, उत्सर्जन। उत्सर्जन आप समझते हो, कोई चीज आपने खाई, डाइजेस्ट कर ली, डाइजेस्ट करने के बाद एनर्जी ले ली, सांस ले लिया, सारे काम कर लिए, उसके बाद जो मल रह जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल रह जाता है, उसको आप क्या करोगे, एक्सर्ट आउट भी तो करोगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। यानी वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को एक्सर्ट आउट करना, एक्सर्ट आउट करना, यानी बाहर निकाल देना, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में, यानी बाहर निकाल देना, सीधी सी लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन करता हो। ये हमारी सातवीं शर्त हो जाती है एक लिविंग्स होने के लिए। और प्यारे बच्चे आठवीं शर्त क्या हो जाएगी हमारी, एक लिविंग्स होने के लिए,
उसमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? संवेदनशीलता, संवेदनशीलता उसमें होनी चाहिए। संवेदनशीलता का मतलब होता है चीजों को सेंस करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी अभी कोई मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम आ जाए तो उसको ऐसा कोल्ड का फील होने की, एक सेंस होने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई कोल्ड है। दूसरा, गर्मी का मौसम आ जाए तो ये एक सेंस वाली बात होनी चाहिए उसमें, वो उस चीज को सेंस कर ले कि हाँ भाई हॉट मौसम है। और किसी तरीके का माहौल बन जाए तो कैसी भी चीजों को सेंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये कैपेसिटी है तो वो को हम किस में रखेंगे? एक लिविंग कैटेगरी में रखेंगे, एक सजीव को कैटेगरी में रखेंगे। प्यारे बच्चे, नौवीं कैटेगरी की मैं बात करता हूं और वो नौवीं कैटेगरी है एडोप्टेशन। एडोप्टेशन, एडोप्टेशन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन, अनुकूलन। अनुकूलन प्यारे बच्चे क्या होता है? अनुकूलन, एडोप्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को ले लेना, एडोप्ट कर लेना, ठीक है? तो स्वीकार कर लेना। तो ऐसे एडोप्टेशन की कैटेगरी भी होनी चाहिए। अगर वो कोई भी चीज है, अगर कोई चीज सेंस कर रही है तो एडोप्ट भी कर लेगी। यानी कोई भी लिविंग चीज है, यानी वो गर्मी को, सर्दी को, मौसम को, बरसात को पहचानती है तो उसके अनुसार हल उसमें ढल भी जाए। गर्मी का माहौल हो तो गर्मी के हिसाब से ढल जाए, सर्दी का माहौल हो तो सर्दी के हिसाब से ढल जाए। यानी उस चीज को एडॉप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। तो ऐसी अगर किसी में क्वालिटी है तो उसको किसकी कैटेगरी में आप रखोगे? लिविंग्स की कैटेगरी में रखोगे, आप सजीव की कैटेगरी में उसको रखोगे। और नंबर 10, 10 की आखिरी बात कर लेते हैं और एक छोटा सा मैं आपको इसमें पेज ले लूंगा। 10, उसका एक लाइफ साइकिल होना चाहिए, YCLE, यानी एक जीवन चक्र होना चाहिए। जीवन चक्र, किसी भी लिविंग्स का एक जीवन चक्र होता है। पौधे कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है, इंसान की कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है, जानवरों की कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है। सबका क्या है? एक लाइफ साइकिल है। ऐसे ही जैसे इंसान है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, अप्रोक्स इतना है, एक लिमिट है उस चीज की, उसका एक लाइफ साइकिल है। तो किसी भी चीज का क्या होता है? एक लाइफ साइकिल होता है। यानी कोई भी अगर चीज सजीव है, कोई भी बॉडी सजीव है, लिविंग्स है, तो उसका एक लाइफ साइकिल जरूर होगा, उसकी एक एंड पॉइंट जरूर होगी, उसका एक आखिरी बिंदु जरूर होगा। जैसे ह्यूमन होता है, जैसे ह्यूमन ले लिया हमने, इंसान ले लिया, इंसान का जो लाइफ साइकिल होता है अप्रोक्स वो 70 से 100 साल हम मान के चलते हैं, इतना होता है, एक एंड पॉइंट होता है। यार ये हमने मान लिया। जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन की जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है प्यारे बच्चे? सेल से होती है। कहाँ से होती है? सेल। और कौन सी सेल होती है यहाँ देखेंगे? एक जब मेल होती है, एक मेल होता है, दूसरा फीमेल, फीमेल होती है। तो मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओवा होता है, यानी मेल का शुक्राणु आप बोल दोगे, शुक्राणु, और प्यारे बच्चे फीमेल का अंडाणु। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक सेल बनती है, और वो जो सेल होती है प्यारे बच्चों उसको आप क्या बोलोगे? जाइगोट। क्या बोलोगे? जाइगोट, यानी युग्म नज, युग्म नज, उसको आप क्या बोलोगे? युग्म नज बोलोगे। अब ये ढंग से लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ और अच्छे तरीके से, क्या देखोगे? उसको आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? युग्म नज। और ये युग्म नज जो होती है, ये ह्यूमन की फर्स्ट सेल होती है। ह्यूमन बॉडी की जो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जाइगोट से स्टार्ट होती है। ह्यूमन बॉडी की फर्स्ट सेल, फर्स्ट स्टेज होती है ये, ह्यूमन बॉडी की फर्स्ट स्टेज। HUAN, ह्यूमन बॉडी की फर्स्ट स्टेज। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है? जाइगोट। वैसे तो सेल ही होती है, किसी भी बॉडी की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो सेल ही होती है। इसीलिए सेल को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी जीवन की मूलभूत इकाई।
क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? जीवन की मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई बोलेंगे क्या, किसको बोला जाता है जीवन की मूलभूत इकाई? तो किसको बताओगे आप? सेल को बताओगे। सेल होती है, सेल से क्या बनता है प्यारे बच्चे? एम्ब्रियो, MBRYO, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या होता है? एक सेल जो होती है, सेल के बाद में जो पहले 3 महीने होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ की जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। भ्रूण ही होता है एम्ब्रियो भी। क्या होता है प्यारे बच्चे? भ्रूण। लेकिन जो फर्स्ट 3 मंथ का जो भ्रूण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। और उसके बाद में जो एम्ब्रियो के बाद में आता है उसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। फीटस भी क्या होता है प्यारे बच्चे? एक भ्रूण ही होता है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। यानी 3 महीने के बाद में जो भ्रूण होगा उसको आप क्या बोलोगे? फीटस बोलोगे। और फीटस के बाद में, इसके बाद में क्या बनता है प्यारे बच्चे? चाइल्ड बनता है। और चाइल्ड के बाद में जो अगली स्टेज होती है, बच्चा जब होता है तो बच्चे के बाद में अगली स्टेज, बच्चे का फॉर्मेशन होगा, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे एडल्ट, ADLT, एडल्ट। यानी एक किशोर अवस्था बोलोगे। एडल्ट को क्या बोलोगे? किशोर, जवान अवस्था। और उसके एडल्ट के बाद में क्या आता है बच्चे? ओल्ड एज आती है। क्या आती है? ओल्ड एज आती है। और ओल्ड एज, बुढ़ापा जब आ जाता है उसके बाद में क्या आता है बच्चे? उसके बाद में एंड पॉइंट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डेथ। तो यहां से यहां तक की जो जर्नी है, आपने जन्म लिया किससे? सेल से। सेल से और डेथ तक की जो जर्नी है उसको हम क्या बोलते हैं? एक लाइफ साइकिल बोलते हैं, एक जीवन चक्र बोलते हैं। यानी कोई भी जीव यदि वो लिविंग्स है, यदि वो सजीव है, तो उसका एक लाइफ साइकिल जरूर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चे, ये कुछ शर्तें होती हैं, ये 10 की 10 बातें होती हैं जो मैंने आपको बताई कि भाई एक लिविंग्स होने के लिए, सजीव होने के लिए कौन कौन सी 10 बातें सजी होना जरूरी है। और यहीं हमारा इंट्रोडक्शन हम थोड़ा समाप्त करते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे, हम जल्दी कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे एक चैप्टर लेंगे और चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सभी प्यारे बच्चों को नोट्स बना के चलना, बढ़िया से नोट्स बनाओगे। और कोई सी भी चीज़ की कमी आती है, मेरे टीचिंग में कमी आती है या मेरे समझाने में कमी आती है, तो कमेंट करके जरूर मेरे को बताएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बहन भाइयों को और सभी स्टूडेंट्स को ये चैनल पहुंच सके और सभी बच्चे अपना अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, जय हिंद बच्चों।